हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ आप सबको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है डेली पीडीएफ्स के लिए, और जो मैं पढ़ाऊँ वो नोट करना है अपने नोट्स में, और रात में सोने से पहले रिवाइज़ कर लेना है। अपने आंसर्स में रिपीटेडली यूज़ करना है, राइट। आज का लेक्चर भी स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। सक्सेस इज़ नॉट जस्ट बाय चांस बट बाय एफर्ट। यानी कि सिर्फ चांस ही सक्सेस नहीं है। लक माना 1 to 2% हो सकता है लक, बट आपका जो बचा हुआ परसेंट है अराउंड 98% ये आपका एफर्ट होता है। इसीलिए आपको निरंतर लगे रहना है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। जीपीएस ट्रैकिंग ऑफ एक्यूज्ड, इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया है। पढ़ेंगे कि जीपीएस से हम कैसे ट्रैक कर रहे हैं और इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। इसी के साथ साथ लिंक करता हुआ पढ़ेंगे हम अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट। यूक्लिड मिशन, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुछ इमेजेस शेयर की हैं स्पेस की, जहाँ पे बहुत सारी गैलेक्सीज़ को दिखाने की बात की जा रही है। एक जापान का न्यूली एमर्ज्ड आइलैंड है, वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण ये आइलैंड एमर्ज हुआ है। छोटा सा है बट सिग्निफिकेंट है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वोल्केनिक एक्टिविटी, जापान और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ना पड़े, ये नहीं हो सकता, राइट। सबडक्शन जोन भी इसी से रिलेटेड है। एयर पोल्यूशन पे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया है, जिसमें डिबेट की गई है दो ऑथर्स के बीच में कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी इसमें होना चाहिए। पब्लिक को भी कॉन्शियसनेस, इतनी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि पोल्यूशन से डील करने के लिए उनका क्या योगदान हो सकता है। ये दोनों जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपसे इंटरव्यू में कि क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। और कुछ पॉलिसी मेकर्स की भी आपको थोड़ी बहुत जो मतलब उन्होंने नेगलेक्ट किया है अभी तक, वो भी आपको शो करना है, आप मतलब मेंशन करना है अपने इंटरव्यू में, और बोलना है कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बैलेंस्ड होकर आप वहाँ पे एक आंसर देंगे। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। मॉनिटर विद द प्रॉब्लम। यहाँ पे जीपीएस ट्रैकिंग ऑफ एक्यूज्ड की बात चल रही है। एक्यूज्ड को जीपीएस के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है उसके बेल वाले पीरियड में। On November 5, special court in Jammu and Kashmir granted bail to Ghulam Mohammed Bhatt, who was being accused of terror financing. ये accused थे टेरर फाइनेंसिंग के, जिन्हें बेल दी गई और उनके एंकल में, एंकल मतलब एक एंकल मतलब जहाँ पे पायल पहनते हैं ना पैर पे, वहाँ पे एक वेरिएबल डिवाइस लगा दी गई। ठीक है, वो जीपीएस इनेबल्ड थी। जीपीएस इनेबल्ड यानी कि एक्यूज्ड कहाँ जा रहा है और कहीं फ्ली तो नहीं कर जाएगा, कहीं भाग तो नहीं जाएगा, ठीक है, कहीं एस्केप तो नहीं कर जाएगा, ये सब ट्रैकिंग की जा रही है। अब ऑथर ने यहाँ पे बताए हैं इसके लिमिटेशंस। Conditions imposed for bails usually are meant to ensure that those released to refrain from contacting, यानी कि बेल जब देते हैं तो ये इंश्योर करना होता है कि ये विक्टिम या विटनेस से कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि धमकाया भड़काया जा सकता है, ठीक है, किल तक किया जा सकता है विक्टिम और विटनेस को। इसीलिए ये इंश्योर किया जाता है कि विक्टिम या विटनेस, गवाह वगैरह के पास ये लोग ना चले जाएं, एविडेंस को मैनिपुलेट ना कर पाए या कोई फर्दर क्राइम ना कर पाए।
इसके लिए कंडीशन होती है कि वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया तक ही सीमित रहें या ज्यूरिसडिक्शन या फिर कोर्ट या फिर पुलिस के ज्यूरिसडिक्शन में रहें। अब जीपीएस ट्रैकर जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं इसकी एक अपनी लिमिटेशन है। यहाँ पे इस वाले एडिटोरियल में लिमिटेशंस को पॉइंट आउट किया गया है। अगर इंटरव्यू में भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जीपीएस ट्रैकिंग हो रही है आजकल एक्यूज्ड की, उसके बारे में आप क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। इसलिए ये वाला एडिटोरियल पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कुछ पॉइंट्स इसके इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब जीपीएस ट्रैकिंग के लिए क्या चाहिए होता है, सैटेलाइट्स एंड गुड अवेलेबिलिटी ऑफ सेलुलर नेटवर्क चाहिए होता है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ जीपीएस ट्रैकर, जो बिग सिटीज़ में ही उपलब्ध हो सकता है। बिल्डिंग, फॉलिएज, वेदर कंडीशंस ये पुअर क्वालिटी ऑफ सिग्नल देते हैं जो डिस्टर्ब कर सकता है कनेक्शन विद द एक्यूज्ड, ठीक है। ये आइडल कंडीशंस अगर नहीं होंगी तो जीपीएस को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। ये हो गया पहला पॉइंट, राइट। Monitoring system and deployment of officials dedicated to tracking the movement of individuals who have been provided the required training to understand how these devices work। यानी कि यहाँ पे आपको दिखाना है कि अपना स्टाफ उतना ट्रेंड नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी स्टाफ की ट्रेनिंग इनएडुकेट है, उसमें कमी है, हमें उसे भी इन्हेंस करना होगा। क्योंकि इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, थोड़ा अभी ट्रेडिशनल टाइप है, अभी टेक्नोलॉजी को उतना यूज़ नहीं किया जा रहा है, इसीलिए उनकी स्किल्स को भी अपडेट एंड अपग्रेड करना होगा। ओके, ये भी ये थर्ड लिमिटेशन है कि ये जो जीपीएस ट्रैकिंग मशीन है या फिर वेरिएबल जो डिवाइस है ये बैटरीज ऑपरेटेड है, ये डिस्चार्ज हो सकती है और मैल फंक्शन हो सकता है इसका, ठीक है। डिवाइस ख़राब हो सकती है, तब आप कैसे एक्यूज्ड को ट्रैक करेंगे, जो सिर्फ इनएक्यूरेट ही नहीं अनरिलायबल भी है, भरोसा नहीं किया जा सकता वेरिएबल टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। जीपीएस ट्रैकिंग पे यहाँ पे भरोसा ना करने की बात कह रहा है ऑथर। क्या करना है, हमें इसकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी पे जो क्वेश्चन उठा है उसे टैकल करना है, ठीक है। ताकि रिलायबिलिटी क्या होती है कि जीपीएस ट्रैकिंग अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कितनी रिलायबल इंफॉर्मेशन, कितनी सटीक इंफॉर्मेशन वो हमें दे सकता है। Moving ahead with the use of GPS trackers without addressing these fundamental issues, जो fundamental issues discuss किए हैं around 3 to 4 issues निकल कर सामने आए हैं GPS tracking से related, उससे अगर डील नहीं किया गया तो फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा एक्यूज्ड पर्सन का, ठीक है। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एडिटोरियल जीपीएस वाला, बट येस टेक्नोलॉजी से अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी को लिंक कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन आता है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको ये छोड़ना नहीं है, आपको एक होते ना बैकअप प्लान की, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन उठा के आ जाए, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लिंक किया जा रहा है इंटरनल सिक्योरिटीज़ से, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट से। देखते हैं अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट क्या है। पास किया गया था 1967 में। इसका सिंगल मकसद ये था कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़, जो गैर कानूनी एक्टिविटीज़ हैं इंडिया में, उसे कर्ब करना है, उसे मतलब एवॉइड करना है या पनिशमेंट देनी है एक्यूज्ड को। अनलॉफुल एक्टिविटी इसमें रिफ़र किया गया या इसकी डेफिनेशन बोली गई कि कोई ऐसा एसोसिएशन या इंडिविजुअल पर्सन जो इंडिया के खिलाफ काम करता है, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हमारी संप्रभुता को अगर हार्म पहुंचेगा तो वो इलीगल एक्टिविटीज़, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ अगर कर रहा है तो उसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत धर पकड़ लिया जाएगा।
सेंटर क्या एक ऑफिशियल गैजेट के थ्रू डिक्लेयर करता है कि ये इंडिविजुअल या ये एसोसिएशन अनलॉफुल है या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रही है इंडिया के अगेंस्ट। इसमें डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसी हाईएस्ट पनिशमेंट का प्रावधान है। ये इंडिया और फॉरेन नेशनल्स दोनों को चार्ज किया जा सकता है सेम मैनर में, चाहे इंडिया के आउटसाइड हो या फॉरेन लैंड मतलब इंडिया में हो या फॉरेन लैंड में हो। जैसे कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ के तहत हम खालिस्तानियों को जो कनाडा में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन्हें भी धर पकड़ सकते हैं। राइट, ये इंडिया मतलब इंडियन और फॉरेन नेशनल्स पे इक्वली काम करेगा। अंडर द यूएपीए the investigating agency can file a charge sheet in maximum 180 days after the arrest. ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है आपके प्रीलिम्स के लिए। 2004 अमेंडमेंट में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। इससे पहले क्या था कि अगर टेरिटरीज़ से रिलेटेड अगर आप कोई सक्सेशन वगैरह होता है, ठीक है, जैसे कि इंडिया की टेरिटरी से अगर बाहर जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल खालिस्तानी का एग्ज़ाम्पल लेंगे हम यहाँ पे अगेन, ठीक है, खालिस्तानी इशू जो है उसके खिलाफ अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ 2004 के पहले तक था। अब टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी गतिविधियों को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। 2019 में कहा गया कि इंडिविजुअल्स को भी हम टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं, सिर्फ एसोसिएशंस को ही नहीं। ठीक है, इंडिविजुअल भी, एक इंडिविजुअल इंसान भी अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहा है तो वो टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल है ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये अप्रूवल देंगे कि उसकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसे अटैच कर लिया जाए। Act empowers the officers of NIA, the rank of inspector or above, to investigate cases of terrorism in addition to those conducted by DSP या AS या ACP, उससे जो या उसकी अबव रैंक में है ना, उनकी इन्वेस्टिगेशन को भी कंडक्ट ये लोग कर सकते हैं। ऑफिसर्स ऑफ NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ऐसे करते न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आपने एक न्यूज़ पकड़ी, यस, आपको एडिटोरियल भी पढ़ना है, मेंस में एक पर्सपेक्टिव बनेगा, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, कॉम्प्रिहेंशन ठीक होगा, राइट। और मेंस के लिए आप क्या उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल सकते हैं या प्रीलिम्स रिलेटेड आप कौन सा वैल्यू एडिशन पढ़ सकते हैं, उससे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, स्टार फील्ड एक्लोइड images as per mission to probe dark universe। यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ट्यूसडे को रिलीज़ किया है फर्स्ट इमेज ऑफ न्यूली लॉन्च यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, जिसने डार्क एनर्जी का मैटर दिखाया है। अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ डार्क मैटर इसलिए यह लॉन्च किया गया था क्योंकि क्या कहना है, क्या कहते हैं कि 95% ऑफ स्पेस डार्क है। ये हमारी नज़रों में आया ही नहीं है अभी तक। हमने सिर्फ 5% ऑफ स्पेस देखा है अभी तक। जितने भी प्लैनेट्स और जितनी भी गैलेक्सीज अभी तक हमने देखी है ना, वो सिर्फ 5% है। 95 डार्क मैटर है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का लेट्स 6 ईयर मिशन नासा के पार्टनरशिप में ये हुआ है। इमेजेस वर द शार्पेस्ट ऑफ देयर काइंड। कौन सी इमेज शो की गई है, ये वाली, ठीक है, ये हॉर्स मतलब हॉर्स के शेप की ये इमेज दिखाई गई है। एबिलिटी, ये वाला जो टेलीस्कोप है इक्लोइड्स मिशन के अंदर, जो इक्लोइड टेलीस्कोप है, इसके पास एबिलिटी है टू मॉनिटर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज
गैलेक्सीज यानी कि इतने सारे ब्रह्मांडों को देखना, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज अप टू 10 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। मैंने लाइट ईयर आपको उस समय समझाया था। 10 बिलियन लाइट ईयर का मतलब क्या है कि ये जो गतिविधि है या फिर कोई ऐसा फिनोमेना है जो दिखाया है अब किसी मतलब एस्ट्रोनॉमर्स ने, वो 10 बिलियन ईयर्स पहले हो चुकी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, इसका ये रीज़न है कि लाइट ईयर में मेज़र किए जाते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। 1 लाख गैलेक्सीज इन अ सिंगल फ्रेम, ये प्रॉमिस है इक्लोइड का। यहाँ पे कुछ नहीं, जस्ट वो जेम्स वेब टेलीस्कोप को इक्लोइड मिशन से कंपेयर किया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा का था, ईएसए एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी, और इक्लोइड यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा। जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या करता है, एक पार्ट दिखाएगा, स्काई का एक पार्ट दिखाएगा एक टाइम पे। ठीक है, एक नैरो फ्रेम में वो काम करेगा। बट इक्लोइड क्या है, बहुत डिटेल के साथ बहुत एक वाइड एरिया को दिखाएगा यूनिवर्स के। So far the images have not disappointed. The images spanned 4 years of the relatively nearby universe. Nearby universe हमारे आसपास की गैलेक्सीज को दिखाया गया है, including 1000 galaxies belonging to the massive ये Perseus cluster just 240 million light years away. More than 1 lakh galaxies is spread out in the background. ये वाला मिशन याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि इसका एम क्या है कि ये 1 लाख से ज़्यादा गैलेक्सीज को दिखाएगा, उसकी इमेजेस को लेगा, राइट। किसके द्वारा मिशन है ये चीज़ याद रखनी है, और काम क्या है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, न्यू आइलैंड इमर्जेस आफ्टर अंडर सी वोल्केनो एरप्ट्स ऑफ जापान, यानी कि जापान से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पे एक निकला है न्यू आइलैंड, जिसे जापान ने नाम दिया है लोटो। ठीक है, ये वोल्केनिक एक्टिविटी से वोल्केनो एरप्ट हुआ था। वोल्केनो एरप्ट होते होते सी के ऊपर आके ये जम जाता है। ठीक है, तभी से ये वाला आइलैंड बना है। ये कहाँ पे है, लोकेटेड अबाउट 1 किलोमीटर हाफ अ माइल ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ लाओजीमा। जापान के पास में ये जापान का एक न्यूली एमर्ज्ड आइलैंड आया है। एक्टिव वोल्केनोज 111 ऑफ अबाउट 1500 एक्टिव वोल्केनोज इन द वर्ल्ड आर इन जापान। अब जापान के आसपास इतने वोल्केनोज क्यों हैं, ये हम पढ़ेंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। ऑफ अबाउट 1500 एक्टिव वोल्केनोज इन द वर्ल्ड, 111 आर इन जापान। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होते हैं ये देखिए, ये पहले मैं इमेज से समझाती हूँ। ओशियनिक प्लेट, टेक्टोनिक थ्योरी के तहत क्या है कि प्लेट्स ना आपस में टकराती हैं या डाइवर्ज होती हैं। यहाँ पे ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंट प्लेट से टकरा रही है, जिस वजह से सबडक्शन हो रहा है। सबडक्शन मतलब ओशियनिक प्लेट नीचे धंस जा रही है और वोल्केनो को रास्ता मिल जा रहा है ऊपर आने का। यहाँ पे अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, ये सारे फिनोमेना देखे जाते हैं। रिंग ऑफ फायर इसे सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। रिंग ऑफ फायर कहाँ मिलेगा, पैसिफिक ओशन में। ये रिजल्ट क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स का है। प्लेट टेक्टोनिक्स मैंने भी बताया, सियालिस फ्लोटिंग ओवर साइमा, ये मैंने बहुत पहले आप सबको बताया था, डिस्कस किया था।
मैग्मा के ऊपर जो लिथोस्फेरिक प्लेट है या फिर टेक्टोनिक प्लेट है वो मूव करती है और यहाँ पे ओशन टू कॉन्टिनेंट मूव हो रहा है. मेजॉरिटी ऑफ earthquake, volcanic eruptions and Earth's volcanic eruptions and earthquake take place along the ring of fire. मैंने वही बताया अभी कि वोल्केनो को पाथ मिल जाता है बाहर आने का, जिस वजह से वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं एंड अर्थक्वेक्स आते हैं. यहाँ पे अर्थक्वेक के एपिसेंटर्स मिलेंगे, वोल्केनिक इरप्शंस मिलेंगे, फॉल्ट लाइंस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है. ठीक है. वोल्केनोस आर क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सबडक्शन, जिसे कहते हैं सबडक्शन जोन, जो लोकेट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में. सबडक्शन यहाँ समझते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट जब ओशनिक प्लेट से टकराती है तो ओशनिक लिथोस्फीयर जो होता है, ओशनिक प्लेट होती है जो, वो नीचे धंस जाती है, ये ऊपर उठ जाती है. यहाँ से पाथ मिल जाता है वोल्केनो को बाहर आने का. और 2 बड़ी प्लेट्स टकरा रही हैं, अर्थक्वेक ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है. यहाँ पे अर्थक्वेक भी आता है इसीलिए, और वोल्केनोज भी यहाँ पे देखे जाते हैं. ठीक है. दिस इज सबडक्शन जोन. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, पीपल मस्ट ड्राइव द चेंज. यहाँ पे वही जो मैंने बताया था ऊपर इंडेक्स में कि 2 ऑथर्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है. लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है चेंज के लिए, जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम चल रही है दिल्ली में. और एक ऑथर ने बोला है कि पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देना है, टेक्नोलॉजीज़ लेके आनी है. देखते हैं क्या है. इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. एज अ सेवियर, smog episode persists in Delhi and the National Capital Region. Emergency action has been taken to not only restrict the construction activities, waste burning, diesel generator sets, इंडस्ट्रियल सोर्सेज से जो पोल्यूशन हो रहा है उन सबको रिस्ट्रेन किया है. व्हीकल यूसेज को भी रिस्ट्रेन किया है. ऑड एंड इवन, मैंने ये सब कल आपको बताया था कि ऑड डेज होंगे तो ऑड नंबर वाली गाड़ियाँ चलेंगी, इवन होगा तो इवन नंबर वाली. द डिसीजन सपोर्ट, ये वाला डाटा इंपॉर्टेंट है आपको पॉइंट आउट करने के लिए. The decision support system of the Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, which continuously estimate the relative contribution of sources to particulate concentration every hour. उन्होंने ये पाया है कि half of the population among local sources, या second कह सकते हैं या फिर थर्ड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर कह सकते हैं, वो vehicular emission है. ठीक है. अब व्हीकुलर इमिशन ज़्यादातर अब पब्लिक क्या है, अपना पर्सनल ऑटोमोबाइल लेके चलती है, अपनी खुद की गाड़ी, खुद की मतलब 2 व्हीलर्स होने चाहिए. ठीक है. ऐसे होता है. तो ये जब तक मास ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा नहीं मिलेगा तब तक पर्सनल गाड़ियाँ चलती रहेंगी, ट्रैफिक होगा एंड पोल्यूशन भी होगा. पर्सनल ऑटोमोबाइल डिपेंडेंस हैज़ टू बी रिड्यूस, उसे कम करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है. वाइल पैसेंजर्स नंबर्स आर डाउन, यानी कि बसों में ना पैसेंजर्स बहुत कम ट्रैवल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर, जिस वजह से क्या हो रहा है, काफ़ी सारे किलोमीटर्स ना एम्प्टी बसेस जा रहे हैं. इसका मतलब क्या है, पॉल्यूशन इनसे भी हो रहा है और वहाँ पे अपनी पर्सनल गाड़ियाँ चल रही हैं तो उनसे भी पोल्यूशन हो रहा है. लार्जली फ्री एंड अनकंट्रोल्ड पार्किंग एंड द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव टैक्सेस. अनकंट्रोल्ड पार्किंग होती है और ज़्यादातर फ्री होती है, टैक्सेस नहीं होते कार यूसेज में, जिसे एक सब्सिडी की तरह पब्लिक देखती है और ये कार यूसेज या फिर पर्सनल व्हीकल के यूसेज को बढ़ावा दे रही हैं ये वाली चीज़ें. Political will to tame the car has also to get stronger to ensure the substantial shift to public
ट्रांसपोर्ट। ठीक है, स्केलेबल इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फीडर्स एक डेंस स्ट्रीट नेटवर्क चाहिए वॉकिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पर्सनल गाड़ियाँ ना लेते हुए मास ट्रांसपोर्ट के यूसेज को बढ़ाएं। अगर आप ये इंटरव्यू में पॉइंट आउट करेंगे ये वाला पॉइंट, तो आप साथ साथ में सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस भी देखेंगे मास ट्रांसपोर्ट में, राइट। ये भी बोलेंगे कि मास ट्रांसपोर्ट अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं ना, तो उसमें सुरक्षा भी चाहिए, कन्वीनियंस होनी चाहिए उसमें, राइट। नेक्स्ट, ये जो डिबेट में नेक्स्ट वाले ऑथर कहते हैं कि क्लीन अप नीड्स इंसेंटिव्स। यहाँ पे क्या करना है, ये सरकार को करना चाहिए कि वो कुछ पॉलिसीज़ लेके आए, एक कमीशन इस्टेब्लिश करे जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा होगा। ठीक है, उसके तहत एक प्री एम्प्टिव एक्शन लाया जाए एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ, सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करते हुए। हमें ब्लेम नहीं करना है, हमें एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ शिफ्ट होना है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। $95 बिलियन और 3% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी ख़त्म हो जाती है एयर पोल्यूशन में। इकोनॉमी पे इसका कितना बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। सेकंड, हमें क्या करना है, रेमेडियल मीजर से हमें कॉस्ट को ही अवॉइड करना है, राइट। रेमेडीज लेने से तो अच्छा है ना कि अपना कुछ जाए ही ना। तो वर्ल्ड बैंक क्या एस्टिमेट करता है कि ग्लोबल कॉस्ट ऑफ हेल्थ डैमेज ड्यू टू एयर पोल्यूशन कितनी है, $8.1 ट्रिलियन। फ्रॉम कॉस्ट टू अबेटमेंट टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय रेजिंग सेक्टोरल एम्बिशन। सेक्टोरल एम्बिशन का मतलब यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपेशन चाहिए प्राइवेट सेक्टर का भी, सिर्फ फॉसिल फ्यूल के रिडक्शन में ही नहीं बल्कि रिन्यूएबल में भी। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज को भी आगे बढ़ाने में पार्टिसिपेशन चाहिए प्राइवेट सेक्टर का। इंडिया 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट है, इसीलिए क्योंकि पार्टिसिपेशन का जो पार्टिसिपेशन है प्राइवेट सेक्टर का हमने वो मांगा है। शिफ्ट फ्रॉम ब्लेम गेम्स टू एक्शन दैट क्राउड इन इन्वेस्टमेंट। क्राउड इन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें एयर पॉल्यूशन में भी, रिन्यूएबल्स के साथ साथ, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। हमें इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट करना है। फोर्थ, फ्रॉम रिएक्शनरी टू डाटा ड्रिवन इंटरवेंशंस। सबसे पहले डाटा होने चाहिए, जैसे कि हेल्थ में क्या होता है कि अगर आपके पास अच्छा डाटा है तभी आप डायग्नोसिस अच्छे से कर पाएंगे। मोर प्रेसिज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट एक्शंस हैव अ हायर चांस ऑफ एफिकेसी व्हेन बैक्ड बाय कॉम्प्रिहेंसिव येट लोकेशन स्पेसिफिक डाटा। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके इंटरव्यू के लिए कि डाटा सही से होना चाहिए, लोकेशन स्पेसिफिक होना चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनानी चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा उस बॉडी को देना चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम से डील किया जा सके। इन टूल्स को इन्हांस करने के लिए, लाइक डाटा को गैदर करने के लिए ना काफ़ी सारे टूल्स लगेंगे। उसको एनहांस करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए विद रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। सिविल सोसाइटी भी बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले कर सकती है सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि हर पूरे के पूरे साल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि एयर पोल्यूशन की स्थिति अभी क्या है और ये सरकार को अकाउंटेबल बनाए। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन का जो मुद्दा है वो डिस्कस हो रहा है सिर्फ यही अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीनों में, क्योंकि यहाँ पे स्मॉग की प्रॉब्लम हो जाती है। अभी अब विजिबिलिटी कम हो रही है। दिल्ली में ये हालत है कि मोहल्ला क्लिनिक्स वहाँ पे भरे हुए हैं पूरे, लोगों को रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स हो रहे हैं।
ठीक है, डिजीज़ेज़ हो रही हैं, उनकी आँखों में जलन होती है, खांसी आ रही है उन्हें। तो ये क्या करना है, ये सारी बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस लेके आ जाएगी एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम, अगर हम अभी नहीं संभले तो। OECD ने एस्टिमेट किया है 1.2 बिलियन वर्किंग डेज ना लॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, जिसमें आप थोड़ा बहुत हेल्थ देख सकते हैं, थोड़े बहुत आप इंस्टीट्यूशंस को जैसे कि बाहर नहीं आना है, कुछ दिन घरों के अंदर रहना है, ठीक है, ऐसे करके 1.2 बिलियन वर्किंग डेज लॉस्ट हो जा रहे हैं। यहाँ पे फार्मर्स की बात की गई है कि अगर उन्हें ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक यूजेस नहीं देंगे तो फार्मर्स जलाते रहेंगे पराली को। ये वाला मैंने अभी कल परसों ही डिस्कस किया था, ठीक है। इसीलिए क्या करना है, बायोमास एनर्जी के लिए हमें उनसे कलेक्ट करना है पराली को, स्टबल को, एंड उसे वेस्ट टू एनर्जी में लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे फार्मर्स को इंसेंटिव देना है ताकि वो स्टबल को बर्न ना करें, फार्मर्स को स्टबल की इकोनॉमिक वैल्यू बताई जाए। ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर के एनालिसिस कि आप पर्सपेक्टिव बनाएं इंटरव्यू के लिए भी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें मेंस के लिए भी। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको जाना है वहाँ पे लिंक में और ज्वाइन करना है। ये आपको आज के आज ही नोट कर लेना है ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो आप एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज़ कर सकें। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।